Hello students, this is Rosie from Amiable English and today we are going to start next poem of First Flight, that is A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. So before proceeding with the poem, let us start with an introduction of the poet. Leslie Norris was born on 21st May 1921 in South Wales. He published his first poem in 1938 at the age of 17. When he was 19 years old, he joined the Royal Air Force during Second World War. His career as a poet began to take off when his first collection, Finding Gold, was published in 1967 and he died on 6th April 2006 in United States. So, आप इस पोएम में पोएट एक टाइगर की बात कर रहे हैं और वो जू में रहने वाले टाइगर को जंगल में रहने वाले टाइगर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। साथ ही पोएट जू में रहने वाले टाइगर की मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसके साथ ही वो जू में रहने वाले टाइगर की लाइफ और जंगल में रहने वाले टाइगर की लाइफ को बता रहे हैं कि किस तरह से उनका अलग-अलग लेवल पे उनका मेंटल स्टेट क्या है। इस पोएम में पोएट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में ही उनको रहने दिया जाना चाहिए, बजाय कि उनको पिंजरे या जू में रखा जाए। और पोएट और क्या बता रहे हैं कि वाइल्ड एनिमल्स की आज़ादी उनसे नहीं छीनी जानी चाहिए और वो आज़ादी की वैल्यू जो एनिमल्स के लिए आज़ादी की वैल्यू है उस चीज़ को ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहे हैं इस पोएम में। एक पिंजरे में बंद टाइगर एक लिमिटेड से एरिया में घूम सकता है बस। इसकी वजह से एक टाइगर की जो रियल पर्सनालिटी है वो कहीं खो गई है, वो उस चीज को नहीं दिखा पा रहा। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें जंगल में रहने वाले टाइगर की, तो वो एक खुले एटमॉस्फेयर में रहता है और जो उसकी रियल पर्सनालिटी को और गुस्से वाली फिरोशियसनेस को दिखा पाता है। तो उसी चीज को पोएट ने बहुत ही खूबसूरती से इस पोएम में डिस्क्राइब किया है। सो लेट अस स्टार्ट विद द पोएम। Let us start with the first stanza. In first stanza, first we'll discuss the word meanings. Stalks. Stalks means follows. Rage. Rage means violent, uncontrollable anger. And vivid means bright colors. Pads. Pads the paws of the tiger जो soft होते हैं, बहुत like velvet की तरह होते हैं. Pads the paws of the tiger. So let us start with the poem. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rake. अब पोएट इस पोएम में क्या कह रहे हैं? He stalks. Now here he refers to tiger. So पोएट क्या कहते हैं कि he stalks in his vivid stripes. वो जो टाइगर है, vivid stripes means bright colors, जो उसके बॉडी के ऊपर ऑरेंज और येलो ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं, वो उस चीज को फॉलो कर रहा है, चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने केज के अंदर, अपने पिंजरे के अंदर वो लिमिटेड से स्टेप्स ले सकता है केज के अंदर। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मीन्स उसके जो पंजे हैं, उसके जो पैड्स हैं वो बहुत ही वेलवेट, वेलवेट इज अ फैब्रिक, सो वेलवेट की तरह बहुत ही सॉफ्ट उसके जो पंजे हैं, बहुत चुपचाप से वो आता है। ऑन इज क्वाइट रेज, क्वाइट मीन्स क्वाइट बिल्कुल चुपचाप से रहना, एंड रेज मीन्स वायलेंट अनकंट्रोलेबल एंगर। तो पोएट यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो अपने जो वायलेंट, उसका जो फिरोशियसनेस है, जो उसका एंगर है, उसको चुपचाप से अपने अंदर रख रहा है क्योंकि वो केज के अंदर है और वो अपनी रियल पर्सनालिटी को नहीं दिखा पा रहा, अपने गुस्से को वो नहीं दिखा पा रहा।
Now move on to second stanza. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plum deer pass. अब पोएट यहाँ पर जंगल में रहने वाले टाइगर का एक सीन दिखा रहा है, एक सिनेरियो दिखा रहा है. क्या कह रहा है? ही शुड बी लर्किंग. लर्किंग मीन्स रिमेनिंग हिडन सो एज टू वेट इन एम्बुश. एम्बुश मीन्स क्या होता है? अ फाइट. जिस तरह से एक जंगल में रहने वाला टाइगर पानी में, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, वो ऐसी शेडो के अंदर छिपा होता है जिस तरह से एक वेयर प्लम डियर पास. लाइक अगर बहुत बड़े, आपने जंगल में देखा होगा कि जहां पर वाटर बॉडीज होती हैं, वाटर बॉडीज पे एक ग्रुप में बहुत बड़े बड़े हिरणों के झुंड आते हैं पानी पीने के लिए. तो उनके पास जो बहुत लंबी लंबी ग्रास होती है, उसमें जो शेर है वो छिपा होता है और वो अपने प्रे यानी कि शिकार का इंतजार करता है, शिकार को ढूंढता है. वो मोटे मोटे हिरणों को ढूंढता है, पानी पीते हुए हिरणों को. जैसे कि डियर डियर जो हिरन होते हैं वो टाइगर का एक बहुत फेवरेट शिकार होते हैं, फेवरेट फूड होते हैं. तो वो पानी में वाटर बॉडीज के पास जो लंबी घास है उसके पास छुपा हुआ उन हिरणों का इंतजार करता है ताकि वो उनका शिकार कर सके. नाउ मूव ऑन टू थर्ड स्टैंजा. He should be snarling. Snarling means make an angry warning sound. जैसे growling करना, शेर की दहाड़. So he should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब पोएट क्या यहाँ पर बता रहे हैं? पोएट क्या बता रहे हैं कि he should be snarling. अब टाइगर जो है वो उसको कैसा बिहेव करना चाहिए? स्नार्लिंग मीन्स ग्राउलिंग करना, गुर्राना चाहिए. अराउंड द हाउसेस एट द जंगल्स एज, जो जंगल के आसपास के घर हैं उनके पास जाकर उसको वार्निंग देनी चाहिए, गुर्राना चाहिए, अपनी नेचुरल, अपनी ट्रू पर्सनालिटी को शो करना चाहिए. बेयरिंग इज वाइट फैंग्स, अपने नुकीले तीखे दांतों को दिखाना चाहिए. फैंग्स मीन केनाइन टूथ ऑफ अ टाइगर, जो तीखे दांत हैं अपने पंजों को दिखाना चाहिए. टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग मीन्स आतंकित कर देना चाहिए उस विलेज को, उस घर को जो जंगल के आसपास है. मीन्स कहने का क्या मतलब है? यहाँ पर टाइगर को अपने रियल फिरोशियसनेस, अपने एंगर को दिखाना चाहिए, अपनी रियल पर्सनालिटी को शो करना चाहिए. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टैंजा. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bar, stalking the length of his cage, ignoring visitors. अब इस स्टैंजा में पोएट क्या बता रहे हैं कि ऑन द अदर हैंड, अगर हम देखें कि जो टाइगर बिहाइंड द बार है, जो केज के अंदर है, जो जू में है, ही इज लॉक्ड, वो लॉक्ड है इन अ कॉन्क्रीट सेल. कॉन्क्रीट क्या होता है? अ बिल्डिंग मटेरियल मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ ब्रोकन स्टोन्स और ग्रेवल, सैंड, सीमेंट एंड वाटर. जब इन सब चीजों को मिक्स किया जाता है, मिक्स करने के बाद जब वो ड्राई हो जाता है तो ये हार्ड हो जाता है. तो ये कॉन्क्रीट बहुत ज्यादा जो हार्ड हो जाता है, इसको बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज किया जाता है. सो अब पोएट क्या कह रहे हैं कि ये जो टाइगर है ये कंक्रीट के एक केज में है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, और वो अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी ताकत है, उसको नहीं दिखा पा रहा. वो उसकी जो ताकत है वो पिंजरे के अंदर ही रह गई है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो लोग जू में उसको देखने के लिए आए हैं वो अपना गुस्सा भी उनको नहीं दिखा पा रहा और वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है,
उसकी जो सारी ताकत है, उसका जो फिरोशियसनेस है, उसका जो गुस्सा है, वो सब एक पिंजरे के अंदर तक लिमिटेड रह गया है। वो लोगों को अपना गुस्सा नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि वो ही इज नॉट एबल टू शो हिज रियल पर्सनालिटी. So move on to next stanza. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Patrolling क्या होता है? Patrolling means like एक security purpose के लिए जो से पुलिस की गाड़ियां घूमती रहती हैं, पेट्रोल करती रहती हैं, that is patrolling. कीपिंग वॉचिंग ओवर बाय रेगुलर वॉकिंग और ट्रेवलिंग अराउंड इट. जो पुलिस की गाड़ियां हैं रेगुलर पेट्रोल करती हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पस. सो अब इस स्टैंजा में पोएट क्या कह रहा है? ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स. वो पेट्रोलिंग कार्स की जो टाइगर है जो पिंजरे के अंदर है, वो पेट्रोलिंग कार्स की वॉइस को सुनता है. And stares with his brilliant eyes, और stares means घूर घूर कर देखता रहता है अपनी brilliant eyes के साथ at the brilliant stars. चमकते हुए stars को वो regular देखता रहता है. So in this stanza पोएट ने बहुत ही खूबसूरती से एक टाइगर की बेबसी को, उसकी सैडनेस को, उसकी अनहैप्पीनेस को शो किया है. Now we have completed the explanation of the poem. Now we'll move on to rhyming schemes. Rhyme scheme पूरी poem में almost एक ही तरह की rhyming scheme है, A B C B. For example, if we'll see cage or rage in second line and in fourth line, if we'll see in first stanza, cage and rage both are rhyming. So stripes is a, cage and rage it is a B, and quiet is a C. So the rhyming scheme is again A B C B. If we're talking about the second stanza, again grass and pass. Grass and pass both are rhyming. So again the rhyming scheme would be A B C B. In third stanza, edge, village, both are rhyming. So the again rhyming scheme is A B C B. In next stanza there is little bit difference, bar and visitors. They both are not rhyming each other. So the rhyming scheme of this stanza would be A B C D. And again in fourth last stanza, cars and stars both are rhyming each other, so it would be A B C B. Now we'll move on to poetic devices. Now in first stanza, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. So in this poetic devices which is prominent throughout the poem, that is personification. So in first stanza हमें personification देखने को मिलता है. पूरी पोएम में टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है, उसे ही रेफर्स किया गया है, यानी कि उसको एक ह्यूमन क्वालिटी के साथ दिखाया गया है. जब आप नॉन ह्यूमन को ह्यूमन की क्वालिटी देते हैं, दैट इज personification. So first poetic device is personification. And another poetic device which is prominent throughout the poem is enjambment. Enjambment is when the same sentence runs through two or more lines. जहाँ पर if we'll see first sentence में कोई भी punctuation mark नहीं है, second line में वो continue हो रहा है, तो this is enjambment. Now another device which is used throughout the poem is imagery. Imagery means जब हम
पोएट एक क्रिएट्स अ सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ द रीडर, पोएट ने एक सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है एक रीडर के सामने। जब पोएट इन एक्शन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं तो आप इस सीन को इमेजिन कर सकते हैं। सो दिस इज इमेजरी। Now, another device which is used throughout the poem is consonance. Consonance is the repetition of a consonant sound in a particular line, whether it is in starting or middle or end. If we'll see in line 1, we can see stalks, his, stripes, in stalks S, stripes S, against his S. So this is consonance. Similarly, one more poetic device in there, that is assonance. Assonance, इसमें कोई भी vowel sound बहुत ही prominent हो रहा है. Like if we'll see in the line first, I sound is very prominent. Like in में I, his में I, vivid में 2 times I, stripes में I. So it is assonance. Again, one more poetic device is used, that is oxymoron. ऑक्सीमेरॉन, जब आप किसी ऐसे एडजेक्टिव का यूज करते हैं जो कि ऑपोजिट मीनिंग वाला होता है। इफ विल सी इन फोर्थ लाइन में क्वाइट एंड रेग, क्वाइट एंड रेज, रेज मीन्स एक्सट्रीम एंगर एंड क्वाइट मीन्स बिल्कुल चुप रहना। सो both are opposite, so this is oxymoron. Now move on to second stanza. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass. So again personification is there. He refers to the tiger in first line. He refers to the tiger. So this is personification. Then there is another device, that is alliteration. Alliteration, अगर दो या दो से ज्यादा words की sound same होती है, that is alliteration. So in fourth line, we can see plum, pass. So P sound is repeating. So this is alliteration. और इस stanza में हमें imagery देखने को भी मिलती है. We can create a scene. He should be lurking in shadow, sliding through long grass. हम ये सीन देख सकते हैं कि एक हिरन पानी के किनारे पानी पी रहा है, एक नदी के किनारे पानी पी रहा है, और एक लंबी घास के अंदर एक शेर छुपा हुआ है. तो we can create a scene. So it is imagery also. Now move on to next stanza. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. So again इस stanza में हमें personification देखने को मिल रहा है. Again poet ने इसको he से start किया हुआ है. So he refers to tiger. Then there is enjambment also, क्योंकि first line से ये continue हो रहा है second line में. So this is enjambment and there is no punctuation marks in first line. So another device which is used is imagery. Imagery, we can create a scene. So this is imagery. Another device which is used in third para, that is onomatopoeia. Onomatopoeia means poet ने यहाँ किसी animal की sound यानी कि snarling, growling ऐसे words को use किया, so it is onomatopoeia. Next, there is assonance also in line 1. O sound is repeating in should, around, house. So this is assonance. Again we can see in third line I is repeating, white, his. So again his. So this is again assonance. In fourth line we can see terrorizing, I is repeating, village, I is repeating. So this is assonance. Now move on to next stanza. Fourth stanza. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bar, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Again assonance is there in line 1.
E is very prominent. E is repeating. S sound we can see in second, his, strength, bars. So this is assonance. Now alliteration is also there. Alliteration behind bars. We can see in second line, behind and bars it is repeating. Now move on to next stanza. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Again, this is imagery. In this, we can create a scene, we can create a scenario, and again, this is enjambment in third line. There is no punctuation mark, so हमें enjambment भी देखने को मिल रहा है. Again, we can see the personification. He hears the last voice. So he, again, it refers to tiger. So this is personification. So with this, we come to an end. You have understood the chapter and the word meanings along with the poetic devices and rhyming scheme. Thank you for watching this video. I hope it will definitely give benefits to you. If you have any suggestions and problems regarding the same, you can write in comment box. Thank you.